हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। देखिए गाइज, तो मैं क्या बोल रहा था अभी आपसे कि हम लोग जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 रेक्टिलिनियर फिगर्स। 9th आईसीएसई में रेक्टिलिनियर फिगर्स नाम से जाना जाता है, 9th सीबीएसई में ये क्वाड्रिलेटरल्स नाम से जाना जाता है दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे होंगे, हम 4 साइडेड क्लोज फिगर दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज से पढ़े होंगे, और जितने भी स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, फिर चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, या ट्रेपेजियम हो, या काइट हो, इन सब के बारे में, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनमें जो डिफरेंसेस है उन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, एक एक करके सब चीजों को देखते हैं धीरे धीरे करके। मैं जरा 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे पहला जो हेडिंग दिया है वो इंट्रोडक्शन के नाम पे, बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अगर हम कोई भी ऐसी लाइन या कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो या तो ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है। ठीक है, ये ओपन है, साफ साफ दिख रहा है, ये क्लोज फिगर है। अब क्लोज फिगर भी आपके या तो स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं या कर्व से। ये कर्व भी है, इसमें ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है उसी को बोलते हैं पॉलीगन। तो ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये नहीं है क्योंकि ये कट करके आर पार निकल गया। ये भी पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्रॉस कर गया, ऐसे क्रॉस करके बाहर नहीं निकलना चाहिए, देखो ऐसे, ये नहीं चलेगा। सही है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है उसको पॉलीगन बोलते हैं। क्या ये पॉलीगन हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये कर्व है। क्या ये पॉलीगन हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो फिर सिंपल कर्व ही नहीं है, ये तो वो हो गया, क्रॉसिंग कर गया ना, काट दिया। ये इसलिए नहीं है पॉलीगन क्योंकि ये खुला हुआ है। ये पॉलीगन है क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व है और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। भैया देखो इसमें काट रहा, काट के कहां निकला, इसमें नहीं निकला ना, एक्स थोड़ी बनाया उसने कोई। ठीक है, ये हाँ ये भी पॉलीगन है, तो इसमें बस 2 ही पॉलीगन दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, पॉलीगन में कितनी भी साइड्स हो सकती है? सिंपलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है? ट्रायंगल, 3 साइड्स बना हुआ। 3 से कम साइड से आप कभी भी कोई चीज क्लोज करके नहीं बना पाओगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपलेस्ट पॉलीगन कौन सा? छोटी, ट्रायंगल। उसके बाद फिर 4 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इसी क्वाड्रिलेटरल में आपको सारी स्पेशल प्रजातियां मिलती हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब के सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स ही तो हैं, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये। क्या है? स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, कभी डायगोनल्स इक्वल होना, कभी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होना, कभी अपोजिट साइड्स इक्वल होना, या कभी डायगोनल्स का एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देना। ये कुछ खासियतें हैं वैष्णवी जी जो अगर इन क्वाड्रिलेटरल्स ने दिखा दी तो इनका स्पेशल नेम दे दिया गया। वही प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर आपको इस चैप्टर में प्रो बनना है तो आपको कॉन्ग्रुएंसी पे अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रूविंग क्वेश्चंस में सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंसी आई होगी। सीबीएसई वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपको मैंने पहले भी ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, और आपने देखा भी है कि आधे से ज्यादा क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंसी की बेट चढ़ गए। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी आती है तो आप प्रो है इस चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती तो डब्बा गुल जाएगा मामला। और कॉन्ग्रुएंसी मैंने अभी हाल ही में आईसीएसई को भी रिवाइज करवाई है अच्छे से, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं है, सच है ना। आइए फटाफट देखते हैं बिना देरी के। रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होते हैं? अ प्लेन फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर फिगर्स। इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, मैंने बता दिया। पॉलीगन आपको बता चुका हूं मैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है? अच्छा, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? अगर कोई पॉलीगन अंदर को धस गया, इधर देखना भाई यशमेधांश, अगर कोई पॉलीगन अंदर को धस गया ऐसे मुड़कर तो फिर वो कॉनकेव पॉलीगन है। अगर कोई भी पॉलीगन अंदर को ना धसे, ऐसे नॉर्मल रहे, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये कॉनकेव पॉलीगन है। सीधी बात बोलूं, इंटीरियर एंगल्स जो है, अंदर वाले एंगल्स, अगर किसी भी पॉलीगन में अंदर वाले एंगल्स एक्यूट या ऑब्ट्यूस है, 180 से छोटे हैं बेसिकली, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। एक भी एंगल अगर 180 से बड़ा निकल गया, रिफ्लेक्स एंगल निकल गया, उस दिन ऑनलाइन क्लास में बताया था ना, रिफ्लेक्स एंगल, एक भी एंगल अगर 180 से बड़ा निकल गया, वो पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन हो जाता है। किसी भी पॉलीगन के अंदर वाले सारे एंगल्स अगर एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, मतलब 180 से छोटे हैं, तो फिर वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अगर 180 से बड़े निकल गए, रिफ्लेक्स एंगल आ गए, तो फिर वो कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। समझ में आया? ऑल्दो इतना ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, सारा फोकस कहाँ जाने वाला है? सीधे सीधे क्वाड्रिलेटरल्स पे। एक बात याद ला दूं, किसी भी ट्राइंगल की या किसी भी पॉलीगन की साइड को अगर आप आगे बढ़ा देते हैं तो फिर जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अंदर वाला इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। एक बात कॉमन सेंस लगा के बताओ जरा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है। बताओ, समझ आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि बेटा वो स्ट्रेट लाइन पे है ना। देखो डायग्राम दिख रहा हो आपको, समझ में आ रहा होगा।
किसी भी पॉलीगन की साइड को अगर आप आगे बढ़ा देते हैं तो एक एंगल बाहर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, एक्सटीरियर एंगल। और उसका पड़ोस वाला जो इंटीरियर एंगल है ना, वो दोनों को जोड़ दूंगा तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे है। लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि दो है तो इसलिए लीनियर पेयर बोल रहा हूँ, दो से ज्यादा होते तो लीनियर सेट या स्ट्रेट लाइन बोल देता। अब मुद्दे पे लौटते हैं फटाफट बिना देरी के। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक सिंपल क्लोज प्लेन फिगर जो कि 4 साइड से बना है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल्स की जो आप सभी को पता होनी चाहिए, याद ला देता हूँ फिर भी एक बार भैया। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर। क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर, है ना। तो 4 साइडेड क्लोज फिगर क्या होता है अभी क्वाड्रिलेटरल? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। कम से कम शब्दों में अगर बोलूं तो यही बोलना चाहिए मुझे, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ इंटायरली स्ट्रेट लाइंस। आम नाम नहीं पाल रहा, लेकिन सीधे सीधे 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है भैया, हम समझ गए। अब आप हमें एक बात बताइए, कुछ खास बातें हैं इसके बारे में? बहुत जरूरी बात है भाई। सबसे जरूरी बात, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब क्या होता है सार्थक? हाँ, अंदर की तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं ना। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चे? ना जी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ के कितना आता है बच्चे? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ के कितना आता है? 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ के कितना आता है? 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब वो चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे काइट हो, है तो क्वाड्रिलेटरल ही ना। तो चारों कोनों को, चारों एंगल्स को जोड़ के कितना आएगा भाई श्रेष्ठा जी? 360 डिग्री। इतना समझा गया सबको अच्छे से? ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है सीधे से, अच्छा इसको एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। इस वाली बात को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सही बात है भाई बच्चों प्यारे? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई बात क्या आ रही है? नई बात आती है टाइप्स। अब बहुत जरूरी बात शुरू होगी, एक एक करके आराम से सुनना। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आप खुद ही कह रहे थे ना अभी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब नाम बता रहे थे। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, लेकिन ये अलग अलग क्यों हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में ये अलग अलग क्यों आते हैं? देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में? पैरेललोग्राम। सबसे जरूरी, सबसे कीमती पैरेललोग्राम, क्योंकि ये समझ में आया तो आगे की काफी सारी चीजें फ्री फंड में मिल रही होंगी। क्या है खास पैरेललोग्राम में? देखिए, सबको पता है कि पैरेललोग्राम कैसा है। एक दिन ना रेक्टेंगल घूम रहा था, बहुत तेज आंधी आ गई तो बेचारा तिरछा हो गया, बन गया पैरेललोग्राम। आंधी आई, ये बेचारा झुक गया, देखो क्या हो गया? पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन ये लिख नहीं सकता ना एग्जाम में। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है बता सकता है कोई? एक एक करके ध्यान से सुनना। पैरेललोग्राम की सबसे पहली जो खास बात मुझे दिखाई देती है वो ये कि इसके अपोजिट साइड्स के दोनों ही जोड़े पैरेलल आते हैं और इक्वल भी आते हैं। ये आमने सामने वाले, आमने सामने साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। एरोज पैरेलल दिखा रहे हैं और ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये इक्वल दिखा रही है। ये दोनों एरोज, दो एरोज है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये आपस में इक्वल भी है। ठीक है, एरोज से पैरेलल दिखाते हैं और ये जो डंडी बनाते हैं वैसे क्या दिखता है? इक्वल। तो आप लिखोगे क्या? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बेटा पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। यही नहीं, पैरेललोग्राम के आमने सामने एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सिर्फ आमने सामने साइडें इक्वल नहीं होती हैं, पैरेललोग्राम के आमने सामने एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। समझे नहीं समझे? सिंगल मार्क वाला सिंगल मार्क वाले बराबर, डबल मार्क वाला डबल मार्क वाले के बराबर। तो क्या लिखूंगा? ऑपोजिट एंगल्स। भैया ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? आमने सामने वाले। तो अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। और तो और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक भैया, और कुछ काम की बात भैया, बहुत जरूरी बात है एक और। क्या? इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा करती हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं। अभी तो काम आएंगी ही, अगले साल भी काम आ रही होंगी, उसके अगले साल भी काम आ रही होंगी। जब तक सूरज चांद रहेगा और मैथ्स में ज्योमेट्री का नाम रहेगा तब तक ये सब चीजें काम आती रहेंगी। सही है, इनसे बिल्कुल भी मजाक
नहीं चलेगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बता दिया, ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल और इक्वल होती है। अच्छा बच्चों मैंने और बताया कि डायगोनल्स जो होती है वो पैरेलल की ना बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को आधा आधा करती है। देखिए जरा ध्यान से, चित्र थोड़ा सा सड़ जाएगा बट कोई बात नहीं, जरूरी है वो बताना। देखिए ये एक डायगोनल बनाई मैंने, ये दूसरी डायगोनल वाली। तो लक्ष्य भाई दोनों डायगोनल से क्या करेंगे, एक दूसरे को आधा आधा कर देंगे। ये वाला टुकड़ा इस वाले बराबर होगा, मतलब अगर ये पूरी 8 है ना तो 4 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर ये पूरी 10 है 5 5 हो जाएगी। समझे नहीं समझे बच्चे? आधी आधी जाएंगी। ये ओ पे काट रही है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? पैरेलल की क्या क्या खूबसूरतियां बताई मैंने, क्या क्या खासियत बताई आपको? पैरेलल की अपोजिट साइड्स, आमने सामने साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। पैरेलल के आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं और पैरेलल की डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा करती हैं। कहने के लिए लोग ये भी कह देते हैं कि पैरेलल के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं क्योंकि इनको जोड़कर 90 डिग्री आएगा। मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा। मैं मानता हूँ कि इतनी चीज मैंने आपको अभी उस दिन पढ़ाई थी कि जब दो लाइंस पैरेलल है ना और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के अंदर वाले एंगल्स कोइंटीर एंगल्स होते हैं और कोइंटीर एंगल्स को वैसे भी जोड़कर 180 डिग्री आता है। तो मैंने लिखा नहीं, लिखना चाहो तो लिखवा दूं। वो लिखवा दूं क्या? ध्यान रहेगा ना ऐसी? वो तो पैरेलल है तो कोइंटीर एंगल्स से हो जाएगा, इतना तो ध्यान रखते हैं हम लोग। जितना कम याद करना पड़े उतना अच्छा है। ठीक है, तो पैरेलल की ये सबसे ज्यादा कीमती बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम समझ में आ गया? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंसेस हैं? बस सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तो तिरछी साइड है, लेकिन रेक्टेंगल में ये साइड सीधी रहती है तो वहां पर एंगल हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। तो मैं पैरेललोग्राम के तुरंत बाद क्या पढ़ाऊंगा आपको? रेक्टेंगल। और अभी कोई छापेगा नहीं, पहले ध्यान से सुनना। जब बात रेक्टेंगल पे गई है तो लगे हाथ देखते हैं रेक्टेंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। क्या रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है? हाँ जी। क्या रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? हाँ जी। इसमें तो सारे ही बराबर है, सब 90 होते हैं। और भाई ये अर्णव गोस्वामी, इसकी डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा करती है। हाँ जी। और सुनो, पैरेलल वो रेक्टेंगल की डायगोनल्स तो इक्वल भी होती हैं। बताओ क्यों? रेक्टेंगल की डायगोनल्स देखो, पैरेलल की डायगोनल्स बराबर नहीं है, आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। ये डायगोनल साफ दिख रहा है, बड़ी है इस वाली के मुकाबले, है नहीं है? अगर ये 8 है तो वो 10 है। ज्यादा दिख रही है नहीं दिख रही है? अगर ये छोटी है वो बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। मेरे बोर्ड पे देख लो, रेक्टेंगल है वो, इसकी दोनों डायगोनल्स बराबर आती है। ये जितनी है ना उतनी ही ये वाली भी आएगी। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दम हो तो बताओ, मैं मान जाऊंगा आपको चैंपियन ऑफ। पैरेललोग्राम की डायगोनल्स तो बराबर नहीं है लेकिन रेक्टेंगल की डायगोनल्स बराबर है। ऐसा क्यों? तो मानता हूं आपकी बात को, सारी बात मानता हूं कि एंगल 90 डिग्री है। अच्छा एक मिनट सुना, मैं रेक्टेंगल में ये सारी बातें दोबारा नहीं लिख रहा, सेम ही तो है। क्या लिख दूं? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ भैया, ऑल प्रॉपर्टीज। हाँ, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, हाँ जी। पैरेलल होती है, हाँ जी। अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, हाँ जी। डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा करती है, हाँ जी। उसकी तो सारी प्रॉपर्टीज हैं ही इसके अंदर। कुछ खास लेके आया ये। क्या क्या खास लेके आया है? कि डायगोनल्स इक्वल होती है और कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ईच वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स क्या होता है भैया? चोंच, कॉर्नर पॉइंट। ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ईच वर्टेक्स एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक ये खास बात आई यहाँ पर निकलकर। देखो पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल में, उसके अलावा और कुछ खासियतें आ गई हैं। क्या खासियत आई भाई अश्विन भाई? कि वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब कॉर्नर वाला हर एंगल 90 डिग्री का होता है। और इसके अलावा कोई और खास बात आई है? हाँ, क्या? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। खुशी समझे आप? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। बच्चे रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल होती है। अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि डायगोनल की मतलब रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो है वो इक्वल क्यों होती है। किसी ने नहीं बताया अभी तक। हेल्प लेता हूँ, हेल्प करता हूँ थोड़ी सी। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ, ये भी ब्रेड्थ हो जाएगा। अपोजिट साइड बराबर की, ये भी लेंथ हो जाएगा। अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में ये निकालोगे डायगोनल तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इतनी पाइथागोरस थ्योरम सबको आती होगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही तो हाइपोटेनस होगी ना 90 हमने। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होगा। तो ये डायगोनल आएगी रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा रूट बन जाएगा। ऐसे ही जब ये वाली डायगोनल निकालोगे तो ये भी कितनी आएगी? रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों बराबर अभी। क्योंकि कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ डायगोनल्स पाइथागोरस थ्योरम से निकलेंगी और पाइथागोरस थ्योरम से दोनों ही सेम आएंगी क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर है। तो यहाँ लेंथ है, यहाँ ब्रेड्थ है, यही ब्रेड्थ यहाँ आ जाएगी। तो चाहे ये वाली डायगोनल के लिए निकालो तब भी रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इस वाले लिए निकालो तब भी वही आएगा। तो दोनों डायगोनल्स आएंगे ना इक्वल। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर डायगोनल्स पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकल रही है। और क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो मैं सही बताऊं तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? किसी बच्चे ने बोला था, सही बोला था कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्योंकि
कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री होता है, पर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 90 डिग्री होने से क्या हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से निकल गए डायगोनल्स, इसलिए वो दो इक्वल आ रही है, बट एक्चुअल रीजन वही है, कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री होगा। बस उसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि 90 डिग्री होने के वजह से क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से निकल गई दोनों डायगोनल्स, इसलिए सेम आ रही है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो है ही रेक्टेंगल में, उससे अलग क्या आ गई, हर कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री हो गया और जो डायगोनल्स है ना वो इक्वल आती है, दोनों डायगोनल्स इक्वल आ जाती हैं। क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया अच्छे से? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? पक्का पक्का, चलिए तो ठीक है। अब इसी बात को और आगे लेके चलते हैं, और आगे भैया। हाँ, क्या पढ़ाओगे अब आप हमें? देखिए, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो करी थी, उसके अलावा दो स्पेशल प्रॉपर्टीज लेके आया था ये। अब रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अब मैं आऊंगा रोम्बस पे। किस पे पहुंच रहा हूं? देखो, रेक्टेंगल को आंधी फेस करने के बाद वो पैरेललोग्राम गया था, ऐसे ही एक दिन स्क्वायर निकला आंधी में, तो वो क्या बन गया? रोम्बस है भैया। रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर का तिरछा भाई। जब स्क्वायर आंधी में चला जाए तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? रोम्बस। मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो कि रोम्बस की चारों साइडें बराबर होंगी जैसे स्क्वायर की होती है? जी एग्जैक्टली, सही सही पकड़े हैं बिल्कुल। रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं। ध्यान से सुनना, मैं अगर यहां कह दूं कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो बुरा मत मानना, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज वाकई में इसमें है। यार ये तो बढ़िया है, इसीलिए आपने सबसे पहले पैरेललोग्राम पढ़ाया ना भैया मुझे, ताकि मुझे बार बार ये सारी प्रॉपर्टीज ना लिखनी पड़े। हाँ, समझदार बच्चे हो। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी है, रोम्बस में भी है, स्क्वायर में भी है। बस 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 इन्हीं चारों में बात चल रही है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इन चारों में ही वो सारी खूबियां हैं जो पैरेललोग्राम में। बस थोड़ी थोड़ी और खूबियां बढ़ती आती है, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, या रोम्बस बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। बेसिक प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम लेके आया, उसके आगे एडिशनल प्रॉपर्टीज ये लेके आ रहे हैं अपने हिसाब से। अब रोम्बस में क्या अलग आया? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो है ही, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है? हाँ। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? हाँ। अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं? हाँ। ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। अच्छा भैया ऐसा है क्या? हाँ। और बताओ भैया कुछ अपोजिट। हाँ, इसकी डायगोनल्स इक्वल होती है क्या? नहीं, जैसे यहाँ नहीं थी वैसे यहाँ पर भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बातें आएंगी, कुछ खास बातें आएंगी, और वो पहली खास बात क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल थी? नहीं, लेकिन रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एक तो ये नई खास बात निकल के आई है। जैसे रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ और भी खास बातें थी, ऐसे ही रोम्बस में भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ और खास बातें हैं। पहली खास बात क्या बताई मैंने? कि चारों साइड इक्वल आती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसके अलावा और भी कोई खास बात आती है? हाँ, इसकी डायगोनल्स भले ही इक्वल ना हो, लेकिन एक दूसरे को जब काटती है ना तो आधा आधा काटती है। तो वो तो फिर पैरेललोग्राम में भी काट रही थी। अरे पूरी बात तो सुन लो, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ इतना कहता तो वो तो पैरेललोग्राम में भी था। नया क्या हो गया है? काटती तो है एक दूसरे को आधा आधा, लेकिन वो भी 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, एट 90 डिग्री। ये काम ना तो पैरेललोग्राम में हुआ था ना रेक्टेंगल में हुआ था, सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में होता है। दो बातें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। डायगोनल्स इक्वल कब होंगी? जब कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि किस किस की डायगोनल्स इक्वल होंगी? रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। जब कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री होगा, बहुत कीमती बात बोल रहा हूँ सब, जब कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री होगा तब डायगोनल्स इक्वल आएंगे। यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होती हैं। ऐसे ही जब आपस में चिपकी हुई साइड्स बराबर होंगी, एडजेसेंट साइड्स बराबर होंगी, तब डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। रोम्बस में क्योंकि इसमें चिपकी हुई साइड बराबर है, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। डायगोनल्स के बीच में यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये काम पैरेललोग्राम और रोम्बस में, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें चिपकी हुई साइड बराबर नहीं आई थी। समझ में आ रही बात? रोम्बस में, स्क्वायर में, एंड इवन काइट में भी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। रेशमा शर्मा मंदीप काइट प्रूफ करा था, बोला था डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, इसी वजह से। बात समझ में आ रही है अच्छे से? काइट, रोम्बस और स्क्वायर, इन तीनों में एडजेसेंट साइड्स, आपस में चिपकी हुई साइडें बराबर हैं, इसलिए इनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं।
डायगोनल्स इक्वल कब होती है? डायगोनल्स इक्वल कब होती है? जब कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री हो, जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में। इसीलिए रेक्टेंगल और स्क्वायर की डायगोनल्स बराबर होती है, बाकी किसी भी डायगोनल्स बराबर नहीं होती। और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री कब काटती है? जब एक दूसरे साइड यानी कि आपस में चुपकी साइड बराबर हो। ऐसा मतलब किस में होता है? रोम्बस में, स्क्वायर में और काइट में। तो मैंने यहाँ लिख दिया ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ठीक है, और कुछ खास बात है भैया? हाँ खास बात है। और क्या? यहाँ डायगोनल्स कॉर्नर वाले एंगल को भी आधा आधा करती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट द कोने वाला एंगल। कोने वाले एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल्स। मतलब भैया समझ नहीं आया मुझे क्या कहना चाहते हो आप? अबे अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये 30 30 कर देगा डायगोनल उसको। ये नेक काम भी तभी होगा जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, यानी कि ये काम भी कहाँ हो रहा होगा? रोम्बस में और स्क्वायर में। रोम्बस में और स्क्वायर में। काइट में एक ही डायगोनल कर पाती है, दूसरी नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें सारे जोड़े बराबर नहीं हो रहे ना एडजेसेंट साइड के, इसमें तो सारे जोड़े बराबर है। ठीक है बच्चों प्यारे, बात समझ में आ रही है? सारी बेसिक प्रॉपर्टीज किस पे है? पैरेललोग्राम पे। उसकी प्रॉपर्टी समझ ली तो आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली, क्योंकि बाकियों में वो वाली प्रॉपर्टीज तो है ही, थोड़े थोड़े अपडेट्स आ रहे हैं। रेक्टेंगल में क्या अपडेट आया भाई? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं कि अपोजिट साइड बराबर होती है, पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को आधा आधा करती हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा नया क्या है? हर कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री हो गया है और डायगोनल्स बराबर है, बस। रोम्बस में क्या नया अपडेट आया? सारी साइडें बराबर हो गई हैं, और सारी साइडें बराबर होने की वजह से क्या हो गया? डायगोनल्स कॉर्नर वाले एंगल को आधा आधा कर रही है और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे आधा आधा कर रही है, 90 डिग्री पे काट रही है। किस पे? 90 डिग्री। मुबारक हो आपको, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। सही है। अब क्या आता है? स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या है भैया? स्क्वायर भाई, स्क्वायर सर्वगुण संपन्न है। क्या? सर्वगुण संपन्न मतलब जो जो प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आ सकती हैं वो सब स्क्वायर लेके बैठा है, सारी की सारी। सबका संगम कौन? स्क्वायर। सारी प्रॉपर्टीज का संगम है स्क्वायर। जो जो सोच सकते हो हर एक प्रॉपर्टीज में है भैया। ऐसा है क्या? हाँ जी। क्या लिख दूं सबसे पहले? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या क्या? हाँ भाई, पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज सब फॉलो कर रहे हैं ना यहाँ पर। अच्छा ठीक है, उसके अलावा कुछ नया? हाँ नया है ना। क्या नया आया? हर कोने वाला एंगल 90 डिग्री, ईच वर्टेक्स एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। देखो पैरेललोग्राम से क्या अलग है इसमें भैया? हर कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री, मैं मानता हूँ आपकी बात। और ऑल साइड्स इक्वल है, ये भी तो नया ही है, पैरेललोग्राम से अलग ही है। क्या लिखोगे? ऑल साइड्स आर इक्वल बच्चों प्यारे। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल है ना भैया। और कुछ भैया? और 90 डिग्री भी काटते हैं। जब सारी साइड इक्वल है तो ये वाली भी प्रॉपर्टी ले लेगा, है ना। डायगोनल्स आर इक्वल, एक साथ लिख रहा हूँ, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल होती है एंड दे बाइसेक्ट द, बोलो बोलो, एंड दे क्या करते हैं हमें बताओ? डायगोनल्स इक्वल होते हैं और क्या करते हैं बच्चों? वो डायगोनल्स इक्वल तो है ही, साथ में क्या कर रहे हैं बताइए? दे बाइसेक्ट द, बोली गाइस, डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। एक दूसरे को काटते हैं एट 90 डिग्री। और कुछ नहीं बात? हाँ भैया, डायगोनल्स वर्टेक्स एंगल्स को भी आधा आधा कर देते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल आल्सो, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल आल्सो, जैसे रोम्बस में कर रहे थे। सही है भैया। अब आपसे एक बात पूछूं, स्क्वायर का कॉर्नर वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। डायगोनल्स को आधा आधा कर रहा है, तो ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे जब डायगोनल लगाऊंगा? तो बताओ, 45 नहीं जाएंगे वो, है ना। और इसकी डायगोनल्स बराबर भी होती है और एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी आधा आधा करती है। तो ये 90, ये 45, ये 45। सही है, ध्यान रहेगा। समझ में आ गया अच्छे से? अगर मुझे, चलो पहले इतना छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं ना। पहले इतना छाप लीजिए प्लीज, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो फटाफट नोट करिए जल्दी से। देखिए ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए हर समय, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम करके आ सकता है। अब क्वेश्चन ज्यादातर प्रूविंग आते हैं। एक प्रूविंग क्वेश्चन आया और उसने कहा प्रायुष भाई कि प्रूव कर दो कि हम जो आपको क्वाड्रिलेटरल दे रहे हैं वो एक पैरेललोग्राम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या क्या कर सकता हूं पैरेललोग्राम प्रूव करने में? अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल मिला है और आप उसे पैरेललोग्राम दिखाना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप उसके अपोजिट साइड्स के दोनों ही जोड़े को या एक ही जोड़े को, देखो अपोजिट साइड्स का आपने एक जोड़ा पकड़ लिया, ये इसे ही पैरेलल भी दिखा दिया और इक्वल भी दिखा दिया, तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा।
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन क्या बताया मैंने, एक ही जोड़े को अपोजिट साइड्स के, आमने सामने वाली साइड्स के एक ही जोड़े को आप पैरेलल भी दिखा दें, इक्वल भी दिखा दें, काम हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अपोजिट साइड्स के एक दोनों जोड़ों को पैरेलल दिखा दो, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो भी काम हो जाएगा। तीसरा तरीका, या फिर अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़ों को इक्वल दिखा दो, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तब भी हो जाएगा। चौथा तरीका, डायगोनल्स को बाइसेक्टिंग दिखा दो कि ये डायगोनल डायगोनल को आधा कर रही है, मतलब ये इसके इक्वल दिखा दो, ये इसके इक्वल दिखा दो, तो भी हो जाएगा। या फिर पांचवा तरीका, अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखा दो, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, तो भाई प्रॉपर्टीज ही तो है, और क्या है वो। तो जिसे ये सारी प्रॉपर्टीज पता है उसे पता है कि पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करना है। अपोजिट साइड्स के एक ही जोड़े को मैं पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दूं, काम खत्म है। सबसे ज्यादा मैं यही इंप्लीमेंट करता हूँ कि आमने सामने साइड्स के एक ही जोड़े को पैरेलल और इक्वल दिखा दूं, कम झंझट रहता है। नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है, दूसरा तरीका क्या चुनता हूँ कि अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़ों को ये इसके बराबर दिखा दी, ये इसके बराबर दिखा दी, या पैरेलल दिखा दी, ये इसके पैरेलल दिखा दी, ये इसके पैरेलल दिखा दी। अगर आप अपोजिट साइड्स का एक ही जोड़े से काम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पैरेलल इक्वल दोनों दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़ों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो या तो उन्हें पैरेलल दिखा देना या फिर इक्वली दिखा देना, खेल खत्म। या फिर तीसरा तरीका क्या बताया, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, ये दिखा दो। बात समझ आ गई अच्छे से। मैं पैरेललोग्राम मिटा रहा हूँ, सबको अच्छे से समझ आ चुका है। अब अगर मुझे किसी ने कहा कि भैया रेक्टेंगल प्रूफ कर दो, तो मैं पता क्या करूंगा, पहले मैं ये दिखा दूंगा कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है ना उसका हर एक कॉर्नर वाला एंगल 90 डिग्री, बात ही खत्म। या तो चारों कॉर्नर वाले एंगल की तो क्या दिखा दो 90 डिग्री, रेक्टेंगल हो जाएगा। या फिर पहले उसे पैरेललोग्राम प्रूव कर लो। आप पैरेललोग्राम कैसे करोगे, जो ऊपर तरीके बताए इनमें से किसी भी एक तरीके से। मान लो आपने अपोजिट साइड्स के एक ही जोड़े को पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दिया, हो गया पैरेललोग्राम। अब कॉर्नर का कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो, काम खत्म हो जाएगा। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए या तो चारों कॉर्नर वाले एंगल्स को 90 दिखा दो और कुछ करो ही मत, सिर्फ कॉर्नर वाले एंगल्स को 90 दिखा दो चारों को। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, पहले पैरेललोग्राम को कर लो ऊपर वाले किसी भी जुगाड़ से, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर वाले एंगल को 90 दिखा दो, बाकी सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा, कुछ नहीं करना फिर आपको। बात समझ आ गई। या तो पैरेललोग्राम दिखा के कॉर्नर वाला एक एंगल 90 दिखा दो, या फिर बिना कुछ करे सिर्फ और सिर्फ चारों कॉर्नर वाले एंगल को 90 दिखा दो, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गया ये भी अच्छे से। अगली चीज क्या आती है भाई, रोम्बस। रोम्बस दिखाने के लिए मेरे को क्या करना है, या तो चारों साइडें इक्वल दिखा दूं तो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये दिखा दूं कि डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा करें और 90 डिग्री पे, तब भी हो जाएगा। या फिर मैं ये दिखा दूं कि वो पैरेललोग्राम है और फिर उसकी एडजेसेंट साइड्स के एक ही जोड़े को इक्वल दिखा दूं, तो भी वो रोम्बस हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका लगता है रोम्बस दिखाने का, चारों साइडें इक्वल दिखाओ, झंझट खत्म, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। बात समझ आ रही है भैया। आपके मन में सवाल उठना चाहिए भैया चारों साइड इक्वल दिखा दी तो वो स्क्वायर भी तो हो सकता है, सिर्फ रोम्बस कैसे हुआ। अरे भाई हर स्क्वायर अपने आप में रोम्बस ही तो है, ये ज्यादा खास है उसके मुकाबले। दुनिया का हर स्क्वायर अपने आप में रोम्बस है। तो अगर आपने चारों साइड इक्वल दिखा दी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना था तो हो गया बस। अब वो स्क्वायर हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर स्क्वायर में तो भी वो रोम्बस तो है ही। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करो कि ये रोम्बस है तो आपको सिर्फ चारों साइड इक्वल दिखानी है और टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन तब लेनी है जब आपको क्वेश्चन कहते हैं कि स्क्वायर प्रूव करना है, तब झंझट हो जाएगा। सिर्फ चारों साइड इक्वल दिखाना काफी नहीं होगा, उसके अलावा भी आपको एक काम करना पड़ेगा, कॉर्नर वाला है एक भी एंगल 90 डिग्री तो दिखाना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए क्या करूंगा, चारों साइड इक्वल दिखा दूंगा और उसके बाद भी कॉर्नर का एक एंगल 90 डिग्री दिखा दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। या डायगोनल इक्वल दिखा देना, एक ही बात है। अब हम भैया समझ गए हैं कि हमें क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज कैसे लगानी है, हम समझ गए हैं क्या। हाँ ना, बोलिए कुछ तो बोलिए, जल्दी बोलिए। ठीक है भैया, तो प्रॉपर्टीज तो सारे दिमाग में बैठ गई हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं? हाँ है ना, क्या भैया, क्या एक तो आपका ट्रेपेजियम है और एक आपका काइट है, ठीक है। ये दोनों और पढ़ा दो, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने के काबिल है, बिल्कुल बढ़िया करके एकदम झकास, ठीक है। शुरू करें। देखिए ट्रेपेजियम समझते हैं फिर अब जल्दी से। कौन सा आएगा ये, फिफ्थ आएगा आई थिंक, है ना। चार तो हम ऑलरेडी लिख चुके ना, तो फिफ्थ नंबर पे क्या था बच्चों, ट्रेपेजियम। देख ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम में यार जैसे पैरेललोग्राम में देखा ना, अपोजिट साइड्स के दोनों ही जोड़े पैरेलल इक्वल होते थे। ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स का सिर्फ एक ही जोड़ा पैरेलल होता है, इक्वल भी नहीं होता, सिर्फ पैरेलल होता है। अपोजिट साइड्स का एक ही जोड़ा पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल है बस, ठीक है।
बाकी नहीं ना ये। अच्छा एक बात और, ये आपस में पैरेलल तो नहीं है लेकिन ये इक्वल हो सकते हैं। अगर ये थोड़ा इधर होता और इक्वल होता तो वो ट्रेपेजियम की स्पेशल कैटेगरी होती है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, वैसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, जिसमें क्या होता है नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल आ जाती है। हर ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा भैया आपने। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ही नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। बाय द वे मैं एक बार फिर से याद ला दूं आपको, ट्रेपेजियम मतलब अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा पैरेलल होता है। क्या लिखूंगा? ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। पेयर है ना, पेयर इज पैरेलल। ठीक है, सिर्फ अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा पैरेलल था बस, और कोई खास बात इसमें नहीं। अब ये तो कॉमन सेंस है कि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस बराबर होता है हमेशा, तो वो तो अंडरस्टूड है, वो इसमें लिखने की जरूरत क्या है। और ये भी मैं मानता हूं, बताने की जरूरत नहीं है कि ये और ये वाला एंगल बराबर नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम क्या होगा? क्योंकि ये कोइंटीर एंगल्स है ना, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ इनका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये कोइंटीर एंगल्स है। कौन से एंगल्स है? तो ये इस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो पैरेलल लाइंस प्रॉपर्टी है। यहाँ क्या लिखता फिर उसको मैं अलग से। मेन बात क्या है ट्रेपेजियम की, कि अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा पैरेलल आता है, ऐसे ही। और कोई खास बात नहीं है इसमें, नहीं कुछ भी खास नहीं है, और बस यही एक बात है कि अपोजिट साइड्स का एक ही जोड़ा पैरेलल होता है बस। लास्ट चीज बचती है काइट। इसके बाद सारे आपके प्रॉपर्टी वो क्वाड्रेटर्स खत्म। काइट में क्या खास बात है बच्चे? देखिए ट्रेपेजियम के एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया ना, वो इसकी थोड़ी, वो तो कोइंटीर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने इसमें अलग से नहीं लिखा। अब हम काइट पे आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। काइट कैसी होती है? ऐसी होती है काइट। कैसी होती है? ऐसी, है ना। आगे समझ नहीं आया? ये होती है काइट। ठीक है, मैं समझ गए। अब ये जो काइट है इसमें क्या खास बात है, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। क्या ये दोनों भी बराबर है? नहीं। तो यानी कि ओनली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये एडजेसेंट अपोजिट नहीं है बेटा, जो आपस में चिपके हुए हैं उनको क्या कहते हैं? एडजेसेंट। तो मैंने क्या लिखा यशविकांश बच्चे? ओनली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इक्वल पैरेलल का लिख रही बच्चे, ये है ना। ओनली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट में ये है, रेशमा सलमा मनदीप में मैंने यही लाइन लिखवाई थी। सिंस ओनली टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल सो इट इज अ काइट, है ना। तो काइट में यही होता है, आपको एडजेसेंट साइड्स के सिर्फ दोनों जोड़े बराबर होते हैं। रोम्बस में या स्क्वायर में चारों ही साइड बराबर है, यहाँ चारों साइड बराबर नहीं है, सिर्फ एडजेसेंट साइड्स के दो जोड़े ही बराबर है। एक जोड़ा ये बराबर है, एक जोड़ा ये बराबर है। बात समझ आ रही है? अब क्योंकि एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं तो यहाँ पर डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट देती हैं। आधा आधा नहीं करती, हाँ आधा आधा सिर्फ वो वाली डायगोनल होती है जिसके दोनों तरफ क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस डायगोनल के ऊपर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नीचे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली डायगोनल जरूर आधा आधा हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट? इंटरसेक्ट, है ना। दोनों एक दूसरे को आधा थोड़ी कर रही है जो मैं बाइसेक्ट लिखूं। तो डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट नहीं, स्क्वायर और रोम्बस में बाइसेक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना। और एक बात लिखना चाहो तो लिख लेना, ओनली वन डायगोनल। कौन सी डायगोनल? विच सेपरेट्स द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। देखो ये सेपरेट कर रही है, ऊपर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नीचे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जिस डायगोनल के ऊपर नीचे या दाएं बाएं दोनों तरफ क्या हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो, वही वाली जो है आधी आधी होती है। ओनली वन डायगोनल which separates the two isosceles triangles gets bisected। bisected मतलब आधी आधी रहती है, वही आधी आधी हुई। देखो बातचीत समझ में आई क्या? कोई टेंशन नहीं? तो कोई टेंशन तो नहीं है बस। तो फिर तो बढ़िया है। काइट के बारे में और क्या बताएं आपको, बस ये जो लिख लीजिए फटाफट बच्चों, हो गया काम। अब क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, हमने इतनी मेहनत करके अभी सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को समझा। क्यों समझा? ताकि हम अच्छे से क्वेश्चंस कर पाए। अब जरा इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हुए, इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रफ्तार थोड़ी तेज होगी, ठीक है, ताकि मजा आ जाए, बिल्कुल धमाकेदार। छापने की किसी को जरूरत है नहीं, घर आके खुद कर लेंगे क्वेश्चंस। अभी आप आराम से सिर्फ तमाशा देखिएगा, बेहतरीन करिएगा। सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? समझने पर, बोर्ड पे, है ना। ध्यान सुनिए। इफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री एंड 110 डिग्री, सही है भाई। कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बताया कि वो पैरेललोग्राम है कि क्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके 4 एंगल्स होंगे ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, तो उनमें से 2 एंगल्स आपको दिए गए हैं। एक एंगल दिया है 40 डिग्री और एक एंगल दिया है आपको 110 डिग्री, ये आ गया 110 डिग्री, ठीक है। एंड द अदर 2 एंगल्स आर इन द रेशियो 3:4।
तो बाकी के जो दो एंगल्स है उनका रेशियो 3:4 दिया, तो मैं 3x और 4x मान लूंगा। ना जाने मैंने कितनी बार आपको समझाया कि कभी भी रेशियो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से लेट कर लेते हैं। हम इसमें नामकरण नहीं दिया था, एबीसीडी मैंने खुद कर दिया, फिगर नहीं दिया था, मैंने खुद बनाया है। क्वेश्चन में तो सिंपल सी इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दो एंगल्स है 40 डिग्री और 110 डिग्री, और एक बाकी के जो दो एंगल्स बचे हैं उनका रेशियो 3:4 है। तो आप लिख भी लेना, रेशियो ऑफ अदर टू एंगल्स इज कितना, 3:4। कल मैं यही बात समझा रहा था अन्ना भाई आपको कि जब भी हमको रेशियो दिया था ना तो हम क्या करते हैं, रेशियो के हिसाब से लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लूंगा, सो क्या लेट कर लूंगा बताओ, सो लेट द अदर टू एंगल्स बी 3x एंड 4x। x नहीं बेटा, रेशियो के हिसाब से मानते हैं, दोनों के आगे x लगा देंगे, है ना। रेशियो दिया होता है अगर हमें अर्नब भाई किसी भी चीजों का, तो हम रेशियो के हिसाब से ही उनको लेट कर लेते हैं। क्योंकि रेशियो 3:4 दिया है तो मैंने क्या करा, 3x और 4x मान दिया। सही है जोएना जी? जोएना जी कह रही है अच्छा तो फिर ऐसे तो आपको चारों क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल्स पता लगते हैं क्वाड्रिलेटरल के, और ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगा, क्यों भाई नूपुर जी, चारों को प्लस करके 360 को लग दूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। अब आप यहाँ रीजन में या तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 लिख दो, या लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना। समझ गए या नहीं समझे? 3x + 4x 7x हो जाएगा, प्लस का 150 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। बच्चों प्यारे क्या होगा, 7x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, है ना। ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। हेलो गाइस हेलो, x कितना आएगा, 210/30। तो हेलो गाइस हेलो, समझ में आ गया? x की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, बट दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था फाइंड दीस एंगल्स, तो एंगल्स निकल जाएंगे। सो द एंगल्स, अदर एंगल्स आर क्या थे, 3x एंड 4x। 3x कितना आएगा, 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री। सार्थक भाई समझ रहा है? इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया, मैं दो बातें सिखाई। एक तो ये कि कभी भी मुझे कुछ रेशियो में दिया होता है तो हम उस रेशियो के हिसाब से चीजों को लेट कर लेते हैं। 3:4 दिया तो 3x और 4x मान लिया। दूसरी बात क्या सिखाई कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ के 360 डिग्री आता है। क्या आप सभी को ये बातें समझ आ गई अच्छे से? पक्का पक्का? बस तो इतनी सी बात है, और किसी जिंदगी में। चल बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए। गाइस हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये दिल दहलाने वाला क्वेश्चन है। इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 1:2:3:4 देन प्रूव दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो मैं फिगर भी ट्रेपेजियम का ही बनाऊंगा। क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है अगर वो मुझे दिखेगा ही नहीं तो मेरा दिल उसे मानेगा नहीं, और दिल जो मानेगा नहीं वो काम मैं करूंगा नहीं, होगा ही नहीं मुझसे वो काम। तो इसलिए मैंने पहले ही क्या बनाते हुए चलना है, ट्रेपेजियम। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन में कहा है इफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर मतलब सीक्वेंशियल वे में, ए बी सी डी, तो इसी सीक्वेंस में चल रहा है मामला। तो ये एंगल्स क्या दिए हैं, 1:2:3:4 बेटा, 1:2:3:4। तो ऐसे समझिए आप जरा इस बात को, ए बी सी डी। वो बताओ मैंने चेंज क्यों करा, क्योंकि नीचे एक्यूट एंगल्स हैं तो ये छोटे होने चाहिए। अगर मैं ऊपर से 1 2 3 4 करता तो पता है गलत मैसेज जाता। क्या गलत मैसेज जाता, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज से बड़े दिखते, वो 3 है ना, तो इसलिए 1 2 3 4 मत लिखना, पाप लगेगा। 1 2 3 4 दिख रहा है ना, बड़े बड़े होते आ रहे एंगल। समझ में आ रही बात? कॉमन सेंस भी तो एक चीज होती है ना यार। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 लिखता तो इसको x मानता, इसको 2x मानता, इसको 3x मानता। अब ये एंगल उससे किसी बड़े हिसाब से बड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा, छोटा है, साफ दिख रहा है, क्यूट है, गलत हो जाता ना। समझो कॉमन सेंस की बहुत बड़ी चीज होती है भाई। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी। कितना दिया हुआ है, 1:2:3:4 1:2:3:4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। भाई मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। समझे नहीं समझे? और मुझे प्रूव क्या करना है, अरे मैंने एक बात कही थी आपसे, जब भी वो मुझे रेशियो मिलता है मैं क्या करता हूँ, उसमें किसी रेशियो के हिसाब से लेट कर लेता हूँ। तो लेट द एंगल्स बी, या ऐसे लिख दो, लेट एंगल ए इक्वल्स टू क्या, x, एंगल बी इक्वल्स टू 2x, सबके आगे x लगा देंगे, यानी एंगल सी इक्वल्स टू 3x एंड एंगल डी इक्वल्स टू 4x।
डर समझ गए? फिर अब क्या हुआ? देन बोलिए बोलिए गाइस बोलिए, अब क्या हुआ? एंगल ए प्लस एंगल बी, तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 360। हाँ, क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है तो चारों एंगल से सम 360 आएगी। क्या लिखूंगा रीजन में? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल से जोड़ के कितना आता है? 360 है ना भैया। ए के नाम पे क्या लिखेंगे? हाँ 1x मतलब x ही हो गया भैया। ये क्यों कर ले हो? क्यों भाई सर भाई क्यों कर ले हो ऐसा? ताकि x के लिए है। 4 3 7 2 9 10 10x इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इक्वल्स आया 360 डिग्री अपॉन 10। 0 से 0 भैया तो कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। अगर 36 डिग्री आ गया तो क्या होगा? एंगल ए 36 आ जाएगा, एंगल बी 2 इंटू 36 आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू 36 आ जाएगा, एंगल डी इक्वल्स टू 4 इंटू 36 आ जाएगा। और भैया हम चैंपियन बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करानी सबको आती होगी। ये 144 डिग्री आ गया, ये आपका 108 डिग्री आ गया, ये आपका 72 डिग्री आ गया, ये आपका 36 डिग्री है ही, कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये आंसर नहीं है ना। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि हमें तो इसे ट्रेपेजियम प्रूव करना था। तो ट्रेपेजियम कैसे प्रूव करोगे? अपोजिट एंगल्स, नहीं एक मिनट, अपोजिट साइड्स के एक ही जोड़े को पैरेलल दिखाकर। मैंने बताया था ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स का सिर्फ एक ही जोड़ा पैरेलल होता है। तो देखो, अगर आपको दो लाइनों को पैरेलल दिखाना है तो या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखा दो, जो यहाँ बन नहीं है जेड वगैरह जैसा कुछ, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा लो, वो भी यहाँ नहीं बन रहे हैं, या फिर कोइंटीरियर एंगल्स का सब 180 डिग्री दिखा दो, वो यहाँ हो सकता है। क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे दिख रहे हैं? कोइंटीरियर एंगल। अगर मैंने एंगल ए और एंगल डी को जोड़ के 180 डिग्री दिखा दिया तो बल्ले बल्ले हो जानी है। चेक करिए, एंगल ए 36 है, एंगल डी 144 है। अरे बेटे जोड़ के 180 आ गया है। और सुनो, एंगल बी प्लस एंगल सी देखियो। ओबे हाँ, ओबे तो अब मैं क्या करूंगा? नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आ गया बताना जरा बच्चों। एंगल ए 36 डिग्री, वो 144 डिग्री, जोड़ा तो कितना आया? 180 डिग्री। और ऐसे ही इधर दूसरी चीज बताओ, एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना आ रहा है? देख लो ना, एंगल बी कितना है? 72 डिग्री, वो कितना है? 108 डिग्री, जोड़ के कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ओबे भैया क्या हो रहा है? कोइंटीरियर एंगल से 180 डिग्री आ रहा है, इसका तो लाइंस पैरेलल है। तो आप क्या बोलेंगे? सिंस, बोलिए जरा क्या बोलेंगे? सिंस सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स, क्या बच्चों? सिंस सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर बोलो DC इज पैरेलल टू AB। और अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा पैरेलल आ गया तो क्या हो गया? AB से ट्रेपेजियम आ गया। अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा अगर आपने पैरेलल दिखा दिया तो वो ट्रेपेजियम हो गया। समझ में आ रही बात? अगर अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़े पैरेलल दिखा देता तो वो पैरेललोग्राम आएगा। और मुझे तो ट्रेपेजियम प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स का एक जोड़ा पैरेलल दिखा, बात कर रहा हूं। समझे नहीं समझे? अब मैं क्या लिखूंगा? हेंस प्रूव्ड। गाइस हेलो हेलो गाइस, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे के क्वेश्चन कर लेंगे? कर लेंगे पक्का? जाते रहते इतना बता दो, ये करके दिखा दो, मान जाऊंगा अगर कर लोगे घर से। तो आप कह रहे हो ना कर लोगे, तो ये बता दो कैसे करोगे। लो ये देखो, ए गाइस हेलो हेलो गाइस, ये क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया है? ये नया क्वेश्चन है, ये वाला तो खत्म हो गया पिछला वाला। ये नया क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बस खाली आप कर पाएंगे नहीं। देखे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। यहाँ 77 डिग्री दिया है बच्चों, यहाँ 35 डिग्री दिया है। और आपसे कहा क्या है बच्चों, जरा हेल्प करो। इन दिस फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल AOD। ट्रायंगल AOD के एंगल्स निकालना है हमको। ये है ट्रायंगल AOD, इसके एंगल्स निकाले हैं। भैया भैया ये दोनों पैरेलल होंगे क्या? नहीं, ये दोनों पैरेलल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। फालतू का टाइम है आपके पास। दोनों ट्रायंगल्स भैया देख नहीं रहे हो आप? ट्रायंगल AOD में ये जो लाइन है ये इसकी पैरेलल नहीं दिख रही आपको। तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो Z नहीं दिख रहा आपको। ये एंगल 77 है तो ये एंगल 77 हो जाएगा भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर से। ऐसे ही ये 35 है तो ये भी 35 आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। क्या कर रहे हैं आप? कॉन्ग्रुएंसी की बात क्यों कर रहे हैं? ट्रायंगल दो एंगल्स पता है, तीसरा नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल से कितना होता है? इतना आसान क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंसी कहां से आ गई इसमें? अब फालतू में मुश्किल बना रहे हैं क्वेश्चन को। कॉन्ग्रुएंसी जो होती नहीं है दूर दूर तक यार, आगे समझ छोड़ भाई नहीं। मजाक से हटके जब आसान तरीके से काम होता है तो आसान तरीके से कर लेना चाहिए। नहीं हो सकता, बेकार कॉन्ग्रुएंसी। अब आगे समझ में नहीं आया अच्छे, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा अब? ठीक है फिर
गाइस पैकअप करिए, बाय बाय। नमस्ते नमस्ते।